उम्मीदों का दामन थामे चल, हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। आज नहीं तो कल ही सही, तेरा वक्त भी जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर। जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं उनको आप वीडियो यूट्यूब चैनल में कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो सबसे फर्स्ट वाला चैनल खुलेगा, उसी पे आप टैप करिएगा। और जो चैप्टर अभी डले हुए हैं उसमें यूट्यूब में जो पार्ट्स डले हुए हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए, उनका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट आपके मन में हो तो आप मुझे उसमें कमेंट्स कर दीजिएगा, प्राइवेट कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बहुकलीय प्रणाली, ठीक है। बहुकलीय प्रणाली, पॉलीफेज सिस्टम। देखिए, पॉलीफेज का मतलब ये होता है, बहुकली का मतलब ये होता है जो हम फेजों के बारे में बात करते हैं। सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, ये सब इतना तो हमें पता है, लेकिन इससे भी अधिक कोई फेज होते हैं तो उनको बोलते हैं हम बहुकलीय फेज, यानी कि पॉलीफेज। उनको क्या बोला जाता है? पॉलीफेज बोला जाता है। ये तीन प्रकार के फेज तो आपको पता है कि सिंगल फेज होता है, टू फेज होता है और थ्री फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है? जो मशीन की जो आउटपुट होती है, ठीक है, यानी कि जितने फेज अधिक होंगे वहां पर जो आउटपुट में जितने फेज अधिक होंगे उस उपकरण की जो पावर होगी, क्या होगी? पावर, पावर उतनी ही अधिक हो जाती है, ठीक है। वो फेजों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फेजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं है, इसीलिए इसका जहां तक एक ही पार्ट बनेगा उसी में आप सारी चीजें मैं आपको जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फेज की। देखिए, सिंगल फेज के बारे में आपको पता है, जो आप घरों में जो यूज करते हैं, जो आप घरों में यूज करते हैं उसमें एक होता है हमारा फेज और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। फेज और न्यूट्रल होता है जो कि लाइट एंड फैन के लिए अपन यूज करते हैं घरों में, ठीक है। जहां पर चक्की का हो या इससे ज्यादा फेजों की आवश्यकता होती है वहां पे हम टू फेज या थ्री फेज भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंगल फेज के बारे में ज्यादा, क्योंकि ये बहुत कम पावर के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल ही एक वाइंडिंग होती है, वो हम जो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन पढ़ेंगे उसमें भी इसका जिक्र बताया गया है कि वहां से हम एक फेज के लिए भी लोड वहां पर ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब टू फेज की। देखिए, कौन सा फेज? दो कली प्रणाली। कौन सी कली प्रणाली? दो कली, यानी कला। यहाँ पे मैं कला बोलूं ना, देखिए हिंदी का भी बहुत ध्यान रखना है। कला, जहां पे मैं कला बोलूं उसका मतलब होता है फेज, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? फेज, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं कि एक कला, कितना कला? एक कला, दो कला, यानी कि इसका मतलब हो गया एक फेज, दो फेज, ठीक है। कला का मतलब होता है फेज। तो इस फेज का सिस्टम आप बहुत ध्यान रखना, इसी को हम कला बोलते हैं, ठीक है। ये दिखा ना, बहुकली, बहु का मतलब हो गया यहाँ पे पोली, कली यानी फेज, प्रणाली यानी सिस्टम, ठीक है। फेज का मतलब कला, कला से यहाँ पर हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए हम दो फेज प्रणाली पढ़ लेते हैं। दो फेज प्रणाली में क्या होता है? देखिए, दो फेज प्रणाली जब किन्हीं जो दो वाइंडिंग्स होती है, क्या होती है? जब किन्हीं भी दो वाइंडिंग्स को, देखिए ये इस प्रकार से मैं बनाता हूं, यहाँ मान के चलिए ये एक वाइंडिंग मेरी ये है, ठीक है, ये W1 वाइंडिंग, W2 वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दो कला प्रणाली। क्या पढ़ रहे हैं? दो कला प्रणाली। जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र, मान के चलिए ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, ये S पोल हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा N पोल, और ये है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है ये। जब किन्हीं दो फेस वाइंडिंग या दो वाइंडिंग को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है, जब किन्हीं दो वाइंडिंग्स को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है और ये जो होता है एक दूसरे से 90 डिग्री विद्युतिक अंश पर रखी होती है। क्या रखी होती? देखिए, दो फेस प्रणाली क्या होती है? जो वाइंडिंग्स 90 डिग्री पर एक दूसरे के एक ही आर्मेचर पर अगर ये क्वाइल्स लपेटी हुई है दो, जो एक दूसरे से 90 डिग्री अंतराल में हो, उनको हम बोलते हैं दो कला। क्या बोलते हैं? दो फेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जब इनको यहां पर घुमाया जाता है तो इनके अंदर क्या होता है? ईएमएफ पैदा होता है। क्या पैदा होता है? ईएमएफ पैदा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर हमें दो फेज की यहां पर हमें आउटपुट मिलती है। जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री विद्युतिक अंश पर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में इन क्वाइल्स को, इन वाइंडिंग को घुमाया जाता है,
तो क्या होता है यहाँ पर दो फेज सिस्टम के कारण यहाँ पर ईएमएफ इन दोनों कॉइल्स में पैदा होता है, जिसको हम दो कला प्रणाली कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रणाली होती है, ये प्रणाली बहुत कम लोड के लिए होती है, जहां पर हमें दो फेजों की आवश्यकता होती है। कितने फेजों की आवश्यकता होती है? दो फेजों की। तो इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक चीज तो है कि जो ये जो दो कला प्रणाली होती है उनमें जो वाइंडिंग्स होती है वो 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर होती है। देखिए मैंने 90 डिग्री बताया था इन राशियों को, अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा है पिछला, उसमें मैंने बताया था कि जो वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री अंश पर होती है उन्हें हम क्वाड्रेचर राशि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर राशि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीजें पीछे वाली, ताकि अपन को याद हो कि अपन जो पिछले पढ़ चुके हैं वो हमें आगे काम आ रहा है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पीछे पढ़ चुके होते हैं वो अब हमें काम आएगी। ठीक है, देखिए ये हमने पढ़ा था, चुंबक के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, अब हम वाइंडिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था वो जो बेसिक जो अपन ने पढ़ा है पूरी थ्योरी उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, तो इनको हम 90 डिग्री को क्वाड्रेचर राशि भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है, जहां पर दो फेजों की हमें आवश्यकता होती है वहां पर दो कली प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक होता है हम, और ये 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पे होती है। अगला होता है थ्री फेज प्रणाली, इसी में बता देता हूं आपको। थ्री फेज प्रणाली, देखिए थ्री फेज प्रणाली का मतलब होता है जहां पर तीन वाइंडिंग्स, कितनी वाइंडिंग्स? तीन वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, ये E1 E2 ये E3 ये W1 वाइंडिंग, W2 और W3, जहां पर तीन वाइंडिंग, कितनी वाइंडिंग? तीन वाइंडिंग होती है। कितने डिग्री अंश पे होती हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये होती हैं एक दूसरे से 120 डिग्री वैद्युतिक अंश पर। ठीक है, तो आप परिभाषा समझ गए होंगे, जहां पर किन्हीं भी तीन वाइंडिंग्स को, किसी एक आर्मेचर पर तीन वाइंडिंग्स को 120 डिग्री वैद्युतिक अंश पर जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम थ्री फेज प्रणाली। ठीक है, कितने अंश पे होती है? 120 डिग्री पर, अभी विद्युतिक अंश पर ये एक दूसरे से लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं या थोड़ा सा फेज सिस्टम की। देखिए जो थ्री फेज होता है उसमें आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जैसे आपने अगर ट्रांसफार्मर देखे हो, ट्रांसफार्मर की केबल देखी हो, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो 11 केवी की जो केबल जो ऊपर से उतर करके आती है ट्रांसफार्मर की हाई टेंशन बुशिंग में, वो एक पीले रंग की होती, देखिए एक रेड कलर की होती है, ठीक है, एक होती है येलो कलर की, और एक होती है ब्लू कलर की। कौन से कलर की? तीन कलर की होती हैं, रेड येलो ब्लू। ठीक है, तो ये जो हमारे देश में जो फेज सिस्टम चलता है वो चलता है RYB में चलता है। किस में चलता है? RYB। ये इसको बोलते हैं हम फेज अनुक्रम, कला अनुक्रम। क्योंकि देखिए आपने कभी कभी देखा हो कि भाई हमारी मोटर तो स्टार्ट नहीं हो रही है, उल्टी घूम रही है। देखिए यहां पर ये जो RYB अनुक्रम होता है इसको बोलते हैं हम यहां पर क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज फेज अनुक्रम। ठीक है, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में होता है RYB। अगर मैं ऐसा इस प्रकार से बना दूं RYB, ठीक है, क्या बना दूं? ये R, ये Y और ये B, तो ये घड़ी की दिशा में हो गया। देखिए एक सिस्टम और होता है इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। वो कैसा होता है? देखिए वो होता है आपका RBY। क्या होता है? RBY। यानी कि अगर हमारी मोटर, आपने देखा हो कोई मोटर अपनी उल्टी घूम रही है तो अपन आपस में किन्हीं भी दो फेजों को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर दें या इन दोनों को चेंज कर देते तो मोटर हमारी सीधी हो जाती है। यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज भी वो वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए वाइंडिंग का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको क्लॉकवाइज वाइंडिंग, एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग, उसमें भी 120 डिग्री पर वाइंडिंग्स होती है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा वहां पर। तो ये हमारा जो होता है ना, ये RBY एंटी क्लॉकवाइज फेज अनुक्रम होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज अनुक्रम RYB जो हमारे देश में अधिकतर मोस्टली चलता है। अगर इससे अगर हमारी मोटर या हमारे जो उपकरण है वो स्टार्ट नहीं होते हैं, चलते नहीं है, इसके बाद में हम ये एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा फेज अनुक्रम होता है उसकी तरफ हम अग्रसर होते हैं। फिर हम दो फेजों को आपस में किसी को भी चेंज कर देते हैं। ये RBY भी हो सकता है, ठीक है, BRY भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। ठीक है, चलिए इसमें हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मैं चीज आपको बताने वाला हूं। देखिए ये बहुकली प्रणाली जो है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर आप इसको समझ गए ना
तो आप समझ लीजिए आपने हर चीज आगे जो आने वाली वाइंडिंग्स का चैप्टर हो गया, जनरेटर का चैप्टर हो गया, ठीक है, और जो ये चैप्टर हमारे आने वाले हैं ना आगे वाइंडिंग्स वगैरह के, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। देखिए इसमें देखिए थ्री कली प्रणाली में कुछ पद होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पद होते हैं जिनकी गणना हमें करना आना चाहिए कि लाइन की धारा क्या होती है, लाइन का वोल्टेज क्या होता है, फेज धारा क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होता है। तो मैं आपको एक ही में सब चीजें बता देता हूं। देखिए थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा स्टार संयोजन होता है उसमें एक न्यूट्रल सिरा भी होता है, ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार से होता है ना स्टार संयोजन, यहाँ पे इस प्रकार से होता है और यहाँ पे हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। तो हमें देखिए तीन फेज प्राप्त होते हैं, कितने फेज प्राप्त होते हैं, तीन फेज प्राप्त होते हैं, और एक हमें प्राप्त क्या होता है, न्यूट्रल, क्या प्राप्त होता है, न्यूट्रल। देखिए ये हो गया आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल, क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है। ये तो हो गए तीनों फेज हो गए हमारे, और ये हो गया न्यूट्रल, इसको लिख देता हूं मैं न्यूट्रल। देखिए यहाँ पर जो 5-6 पद हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले बहुकली प्रणाली में हम याद करते हैं, जैसे मान के चलिए हमें याद करना है लाइन धारा, क्या याद करना है, लाइन धारा, इसको हम डिनोट करते हैं आई और बॉटम में एल, ठीक है। दूसरा होता है क्या, लाइन वोल्टेज, क्या होता है, लाइन वोल्टेज, नाप, ये मैं नापने का सिस्टम बता रहा हूं आपको, मापन, इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज, मतलब कि वी एल, क्या बोलेंगे, लाइन की वोल्टेज। तीसरा होता है यहाँ पर फेज धारा, क्या होता है, कला धारा, मतलब जहां पे फेज की बात करूं वहां मतलब कला धारा या फेज धारा। फेज धारा को हम डिनोट करते हैं आई पी से, किससे, आई पी से। और चौथा आएगा यहाँ पर फेज वोल्टेज, क्या आएगा, फेज वोल्टेज, ठीक है, फेज वोल्टेज को हम करेंगे डब्ल्यू पी से। ये चार चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लाइन वोल्टेज को किस में नापते हैं या किस प्रकार से नापते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये चारों चीजें इन चारों फेज और न्यूट्रल में बता देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर वो बात कर ले लाइन धारा के बारे में, किसके बारे में बात करें, लाइन धारा के बारे में, तो देखिए लाइन धारा यानी कि किन्हीं भी दो फेजों के बीच में नापी गई धारा, किनके, जैसे मान लीजिए आर फेज है, ये वाई फेज है, इन दोनों के बीच में कोई धारा नापते हैं हम, तो उसको लाइन धारा या आई एल लिख देता हूं। क्या क्या बोलते हैं इसको, लाइन धारा यहां पर कहा जाता है, ठीक है। लाइन धारा किन्हीं भी दो फेजों के बीच में नापी गई धारा को लाइन धारा कहते हैं। लाइन वोल्टेज, देखिए लाइन वोल्टेज का मतलब ये होता है किन्हीं भी दो फेजों, देखिए किन्हीं भी दो फेजों के बीच में नापी गई, किन्हीं भी दो फेजों के बीच में नापी गई वोल्टेज उसकी लाइन वोल्टेज कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइन वोल्टेज। देखिए किन्हीं भी दो फेजों के बीच में नापी गई धारा को लाइन धारा, किन्हीं भी दो फेजों के बीच में नापी गई धारा को वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। अब देखिए फेज धारा, फेज धारा का मतलब ये होता है किसी भी एक फेज, ये कोई भी एक फेज ले लो, ये वाला फेज ले लूं, किसी भी एक फेज में नापी गई कोई, या तो ये बी फेज हो सकता है या वाई फेज हो सकता है या आर फेज हो सकता है, किसी भी एक फेज में नापी गई धारा को फेज धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज धारा, या आई पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, धारा, एल मतलब लाइन, एल मतलब लाइन, पी मतलब फेज या कला धारा, ठीक है। तो किसी भी एक फेज में नापी गई, टोंग टेस्टर अगर मैं लेता हूं, अगर इस वाले फेज में लगा दूंगा तो वो मेरी क्या निकलेगी, लाइन धारा, यहाँ फेज धारा का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगला होता है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होता है, जो मेरा ये कोई सा भी एक फेज ले लूं मैं तीनों में से, और एक न्यूट्रल, क्या ले लूं, एक फेज और न्यूट्रल, एक फेज और न्यूट्रल के बीच में नापी गई वोल्टेज को क्या कहूंगा मैं, फेज वोल्टेज कहूंगा। क्या कहूंगा, वीपी, फेज वोल्टेज। देखिए ये चारों चीजें मैंने आपको से बता दी, लाइन धारा, लाइन वोल्टेज, फेज धारा, फेज वोल्टेज। तो देखिए लाइन धारा किन्हीं भी दो फेजों के बीच में नापी गई धारा को क्या कहते हैं, लाइन धारा कहते हैं, उसको आई एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। लाइन वोल्टेज का मतलब ये होता है किन्हीं भी दो फेज के बीच में नापी गई जो वोल्टेज होगी वो लाइन वोल्टेज होगी। तीसरा हो गया मेरा यहाँ पे फेज धारा। फेज धारा का मतलब होता है किसी भी एक, या तो इसमें नाप लो या इसमें, किसी भी एक फेज में अगर मैं यहाँ पर टोंग टेस्टर लगाता हूं तो वो जो नापी गई जो धारा है मेरी, या एम्पियर मीटर से नापता हूं तो वो धारा मेरी फेज धारा निकलेगी किसी भी एक तार में। और यहाँ पर फेज वोल्टेज की अगर वो बात कर ले तो फेज वोल्टेज किसी भी एक फेज या एक न्यूट्रल,
एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जब दोनों पॉइंट यहां लगाऊंगा मैं, तो मेरा यहाँ पे फेस वोल्टेज यानी फेस वोल्टेज का मान वहां पर निकल के आ जाएगा। तो ये चार चीजें होती हैं। अब आता है मेरा एक पावर फैक्टर, ठीक है, पावर भी नापते हैं, ठीक है, लाइन का जो टोटल पावर होता है उसको भी नापते हैं। तो पावर नापने के लिए देखिए यहां पर अगर मैं सिंगल फेज पावर की बात करूं, किन्हीं भी दो फेजों के बीच में मैं पावर नाप सकता हूं। चलिए वो मैं आपको इसमें तो ज्यादा वो हो जाएगा, मैं अब बताता हूं आपको पावर के बारे में कैसे नापते हैं, ठीक है, बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि पावर की। देखिए मैंने आपको बता दिया आपको लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज, लाइन धारा, फेज धारा क्या होती है। यहां पर अब मैं बात करता हूं, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि फेस पावर क्या होती है, ठीक है, फेस पावर के बारे में पूछ लेगा तो क्या होगा। देखिए फेस पावर को हम डिनोट करते हैं पी, बॉटम में पी से, ठीक है। फेस पावर किसी भी एक फेज, कोई भी एक फेज ले लूं और एक न्यूट्रल के बीच में नापी गई पावर, किसी भी एक फेज, सिंगल फेज या तथा एक न्यूट्रल के बीच में नापी गई जो पावर होगी वो होगी मेरी फेस पावर। क्या होती है? फेस पावर। तो उसको हम फेस पावर को डिनोट करते हैं किससे? वी आई कोस फाई से, ठीक है। ये मेरी सिंगल फेज की हो गई, यानी एक फेज की पावर हो गई। अब वो बोले कुल पावर, ठीक है, कुल पावर यानी कि टोटल पावर, ठीक है, पी टी से मान लो मैं टोटल पावर को कुल पावर नाप की बोल दे कि कुल पावर इस वाइंडिंग की क्या होगी। तो तीनों देखिए, इन तीनों फेसों के बीच में नापी गई जो पावर होती है, ठीक है, इन तीनों फेसों के बीच में नापी गई पावर क्या होती है? कुल पावर कहलाते हैं। उसको बोलते हैं पी टी इज इक्वल टू 3vi कोस फाइव। ये 3 क्यों लगाया? क्योंकि तीनों फेस की पावर यहाँ पर टोटल पावर निकाली जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया फेस पावर। अगर निकालना हो तो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में नापी गई जो कुल शक्ति होती है उसको बोलते हैं हम क्या? फेस पावर, ठीक है। वो हो गई हमारी फेस पावर, P इजिकल टू वी आई कोस फाइव। और वो बोले कुल पावर, तो कुल पावर यानी इन तीनों फेजों के बीच में नापी गई जो पावर होती है वो होती है हमारी कुल पावर, ठीक है। उसको उसका सूत्र होता है या उसको डिनोट करते हैं हम पी टी इजिकल टू 3 इंटू वी आई कोस फाइव के रूप में, ठीक है। ये हो गया पावर के बारे में। यहां पर अगली चीज दी है संतुलित लोड। देखिए संतुलित लोड का मतलब ये होता है थ्री फेज में एक समान धारा होना चाहिए। देखिए वो क्या होता है, अगर देखिए संतुलित लोड का मतलब ये होता है, ये डिपेंड करता है किस पर? एक तो लाइन धारा या फेज धारा पर। किस पे? फेज धारा पर और पावर फैक्टर पर। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। लाइन धारा, आप लाइन धारा देख लीजिए और पावर फैक्टर देख लीजिए। अगर इन तीनों फेजों में, किसमें? इन तीनों फेजों में अगर लाइन धारा या फेज धारा तथा पावर फैक्टर और लाइन धारा या फेज धारा अगर बराबर है तो उसको हम बोलेंगे संतुलित लोड। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लोड कहते हैं, संतुलित भार कहते हैं। उन तीनों फेजों का पावर फैक्टर एक समान हो, पावर फैक्टर और लाइन धारा का मान अगर बराबर है तो उसको बोलेंगे हम संतुलित लोड। यदि किन्हीं भी इन तीनों, ये जो तीनों वाइंडिंग है, तीनों फेज का अगर पावर फैक्टर और लाइन धारा या लाइन या फेज धारा बराबर नहीं है, लोड बैलेंस नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम असंतुलित लोड, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पावर फैक्टर पर और लाइन की धारा पर। अगर परस्पर ही एक दूसरे के बराबर हैं तो संतुलित लोड, और अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित लोड, ठीक है। ये आया आपको समझ में? तो ये हो गई मेरी फेस पावर, कुल पावर, संतुलित लोड, असंतुलित लोड, लाइन धारा, फेज धारा, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज मैं आपको इससे पहले बता दिया हूं। वो वीडियो, इस वीडियो को आप बहुत अच्छे देखेगा। आप जितना अच्छे से इसको पॉज करके देखेंगे आपको उतना ही अच्छे से ये समझ में आता जाएगा, जो हमें आगे बहुत काम आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इन जो पॉलीफेज सिस्टम जो होता है इसमें संयोजन कैसा होता है, ये किस प्रकार से जो वाइंडिंग होती है, जो थ्री फेज वाइंडिंग्स होती है उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पॉलीफेज सिस्टम में क्या होता है, वाइंडिंग्स को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। मैं आपको एक साथ दोनों बता देता हूँ कितने प्रकार जोड़ा जाता है। दो प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए आपने नाम सुना होगा, एक होता है हमारा स्टार संयोजन। क्या होता है? स्टार संयोजन। एक होता है डेल्टा संयोजन। क्या होता है? डेल्टा संयोजन, ठीक है। ये होता है हमारा, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ये होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन। देखिए इनके बारे में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, इनको समझना है, खाली आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टार संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए मैं छोटे छोटे दोनों के चित्र बना देता हूँ। स्टार संयोजन का मतलब ये होता है कि स्टार की भांति होता है। कैसा होता है? स्टार की भांति इसका संयोजन इस प्रकार से होता है। देखिए
ये यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है इस प्रकार से, ये एक पॉइंट मेरा यहाँ पर आता है, देखिए ये इस प्रकार से। और यहाँ जो देखिए जहां पर तीन जो वाइंडिंग्स होती हैं, देखिए स्टार संयोजन में क्या होता है, चार तार होते हैं। कितने होते हैं, चार तार। मान के चलिए ये आर है, ये वाई है और ये डी है, ठीक है। तो यहां से ये इस प्रकार निकल आएगा बाहर, यहां से इसको थोड़ा बाहर निकालता हूं, ये हो गया। और एक फेस मेरा ये हो गया, यानी कि ये आर फेस, ये वाई फेस, ये बी फेस और ये हो गया एक मेरा न्यूट्रल, ठीक है। तो स्टार संयोजन को इस प्रकार से इसकी आकृति होती है, जहां पर तीनों वाइंडिंग के जो आखिरी सिरे होते हैं वो एक ही बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं और जिस बिंदु पर ये मिलते हैं वहां से एक न्यूट्रल पॉइंट यहां से निकलता है, जिसको कि हम स्टार संयोजन कहते हैं, ठीक है। स्टार कनेक्शन यहां पर कहा जाता है। इसमें चार तार होते हैं। कितने तार होते हैं, चार तार होते हैं, ठीक है। इसमें चार तार होते हैं। अब डेल्टा कनेक्शन का चित्र अब देख लीजिए। डेल्टा कनेक्शन का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए यहां पर एक प्रकार से मैं इस प्रकार से एक त्रिभुज पहले बना देता हूं। देखिए यहां पर ये इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। यहां पर ये इस प्रकार से, ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल के आ गया, एक पॉइंट ये। इसमें देखिए न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें स्टार पॉइंट न्यूट्रल नहीं होता है। ये आर फेस, ये वाई फेस और ये बी फेस हो गया। स्टार कनेक्शन कुछ इस प्रकार होते हैं कि पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, और यहाँ पर देखिए दूसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा जो दूसरी वाइंडिंग होती है उसके अंतिम सिरे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं, ये होता है डेल्टा कनेक्शन। इसमें सिर्फ तीन तार ही होते हैं, इसमें चार तार नहीं होते हैं। देखिए इन दोनों से संबंधित कुछ पद में आपको, ये आप चित्र देख लीजिए इस प्रकार से, ये हो गया स्टार कनेक्शन, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। अब देखिए इसमें कुछ चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो समझना आप, ठीक है। ये मिटा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड में बना दूंगा ताकि समझाने के हिसाब से आपको समझ में आ जाए। देखिए स्टार कनेक्शन ये मान के चलिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये तीन फेज मैंने आपको निकाल दिए, यहाँ पे न्यूट्रल निकाल दिया, यहाँ पे ये वाइंडिंग होती है डायरेक्ट, ठीक है। देखिए इसमें पद होते हैं कुछ, ठीक है, आर वाई बी न्यूट्रल। सबसे पहले बात करता हूँ स्टार संयोजन। देखिए स्टार संयोजन में क्या होता है, पहला पद तो ये होता है कि जो लाइन धारा होती है, क्या होती है, लाइन धारा फेस, जो लाइन धारा होती है वो फेस धारा के इक्वल होती है। क्या होती है, बराबर होती है। क्यों होती है, देखिए लाइन धारा को मैं आई एल इजिकल टू आई पी, ठीक है। लाइन धारा जो होगी फेस धारा के बराबर में होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारे आर वाई बी जो पॉइंट होते हैं वो डायरेक्ट किसी वाइंडिंग से जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध या कुछ भी नहीं होता है। वो डायरेक्ट इनके जो सिरे होते हैं वो विद्युत या फिर डायरेक्ट लोड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यह लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट में आऊंगा, जो मेरा लाइन वोल्टेज जो होता है, देखना समझना, लाइन वोल्टेज जो होता है VL वो फेस वोल्टेज का √3 गुना होता है। कितना गुना होता है, √3 गुना होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है और लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना होती है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा स्टार कनेक्शन में। डेल्टा कनेक्शन में मैं देख लेता हूं। देखिए डेल्टा कनेक्शन इस प्रकार से बनता है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर ये वाइंडिंग्स होती है बीच बीच में, यहां पर लाइन धारा और फेज धारा बराबर नहीं होती है, ठीक है। पहला इसमें है, जो लाइन धारा होगी वो फेज धारा के √3 गुना होगी, ठीक है। क्या होगी, √3 इंटू होती है। ये देखिए ये इनका वेक्टर योग होता है, अलग अलग फेजों का जो लाइन धारा होगी उनका वेक्टर योग जोड़ते हैं तो यहाँ पर √3 का मान आता है, इसलिए यहाँ पर √3 लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा होगा, अब देखिए यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो होगी वो मेरी जो होगी फेज वोल्टेज के इक्वल होगी, ठीक है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगी। यहाँ पर लाइन धारा फेज धारा के बराबर थी, यहाँ पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगी। यहाँ पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना थी, यहाँ पर लाइन धारा फेज धारा के √3 गुना होगी, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा वहां पर,
ठीक है। तो देखिए स्टार संयोजन में आपको दो तीन चीजें ऐसी जो याद करने लायक है। सबसे पहला, स्टार संयोजन में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं, उसमें न्यूट्रल सिरा भी होता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में सिर्फ 3 ही तार संयोजन में होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, लाइन धारा जो होगी वो फेज धारा के बराबर होगी, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होगा स्टार कनेक्शन में। डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन धारा होती है वो फेज धारा के √3 गुना होगी, ठीक है, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा। दोनों की जो पावर होगी वो बिल्कुल सेम ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। देखिए अब मैं पावर की बात कर लूं, ठीक है, देखिए तीसरा है मेरा यहाँ पर पावर, तो पावर होगा 3VI cos फाई, ठीक है। अगर यहाँ पर VP IP कर दूं तो यहाँ पे cos फाई 3 इंटू VP IP cos फाई या √3 VL IL cos फाई, ठीक है। ये सूत्र होता है यहाँ पर पावर का, किसमें? स्टार कनेक्शन में। सेम टू सेम इसमें होगा, इसमें भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा, इसकी भी जो पावर होगी वो बिल्कुल सेम ही होगी, 3VP IP cos फाई, ठीक है, और या फिर √3 VL IL cos फाई, ठीक है। पावर दोनों की सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज आपको समझ में आई, स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, इनमें ये 3 प्रकार के पद होते हैं। ये आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, ये क्या कंफ्यूज करता है? ये, ठीक है, इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए लाइन धारा फेज धारा के इसलिए इक्वल होती है क्योंकि डायरेक्ट लाइन से जुड़े हुए तार होते हैं, किसमें? स्टार कनेक्शन में, लेकिन इसमें डायरेक्ट लाइन से जुड़े हुए तार नहीं होते। ये एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे जो लाइन धारा होगी वो डायरेक्ट किसी वाइंडिंग से किसी 11 केवी तार या 33 तार में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, 11 केवी तार में जुड़ी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये एक दूसरे से होकर के आती है, इसीलिए यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होती, इसलिए लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है स्टार कनेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया, पावर हो गई, ठीक है। चलिए अब इसी में हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें ये समझ लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, और क्यों 3 फेज पावर ही उपयोग किया जाए, स्टार कनेक्शन का क्या फायदा है। देखिए स्टार कनेक्शन का फायदा मैं कुछ बता देता हूं आपको। इसमें देखो कौन चीज महत्वपूर्ण रहती है। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 तार होते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इन जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें हम पावर के लिए भी लोड ले सकते हैं, 2 फेज का लोड भी ले सकते हैं और 3 फेज लोड भी यहाँ पर हम ले सकते हैं एक साथ। साथ में न्यूट्रल है तो घरों की वाइंडिंग के लिए भी हम ले सकते हैं। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो आप डीपियां देखते हैं ना रास्ते में या कहीं पे आपके गांव में जो डीपियां रखी होती है, वो इसी स्टार कनेक्शन में संयोजित होती है क्योंकि उसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, वहां पे हम सिंगल फेज लाइन भी ले सकते हैं, हमारे घरों के लिए लाइट एंड फैन के लिए भी ले सकते हैं और पावर के लिए भी 3 फेज कनेक्शन उसमें मिल जाता है। बट 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें न्यूट्रल नहीं होता, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें सिर्फ 3 फेज सप्लाई ही हम ले सकते हैं। जो भी उपकरण हमारे 3 फेज पर चलने वाले होते हैं इसीलिए सिर्फ उसको 3 फेज ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टार संयोजन का एक फायदा तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है कि इसमें हमें पावर भी अत्यधिक मिलती है। देखिए 3 फेज जो मोटर होती है वो बहुत अधिक पावर की बनाई जा सकती है। 3 फेज जिसमें जो डेल्टा कनेक्शन होते हैं, जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, जो पावर हाउस में रखे होते हैं पीटीआर, वो डेल्टा कनेक्शन में होते हैं, उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकाला जाता है, वो डेल्टा कनेक्शन में संयोजित होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो स्टार कनेक्शन डेल्टा, आपको मेन चीज तो ये याद रखना है, ठीक है। ये चीज एग्जाम में पूछी गई है कई बार, ठीक है। पिछली एग्जाम जो एमपीपीजीसीएल की, पीटीसीएल की और जो एमपीबी की विद्युत कंपनियों की जो एग्जाम हुई थी उसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन का गुण पूछ लिया था। लाइन धारा फेज वोल्टेज के बराबर होती है कि नहीं होती है, वो बहुत सी चीज उसमें घुमा फिरा कर पूछते हैं, तो आपको उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो को, इसको आप समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में एक बार आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्टार और डेल्टा संयोजन। देखिए इस चैप्टर में यही चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर तो लगभग समाप्त है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बता देता हूँ जो आपको जनरली उपयोग में आएगी। देखिए आप मेरी यहाँ पर स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं, देखिए कुछ नापने की विधियां होती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा जो लोड होता है, ठीक है, उस 3 फेज को शक्ति मापन जो हम करते हैं, जो शक्ति का हमें मापन करना है वो किस प्रकार करते हैं। देखिए 1 वाट मीटर विधि जो आपको चित्र में दिख रही है, ये है 1 वाट मीटर विधि, ठीक है। इस विधि के द्वारा हम 1 वाट मीटर विधि में हम क्या होता है, जो हमारा जो बैलेंसिंग लोड होता है, ठीक है, क्या होता है, बैलेंसिंग लोड होता है, उसकी शक्ति नाप सकते हैं। दूसरा आपको 2 वाट मीटर दिख रहा है, इसमें भी हम बैलेंसिंग जो लोड होता है उसकी शक्ति माप सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको इसमें क्या रखना, ये जो वाट मीटर जुड़ा हुआ है ना, ये किस प्रकार से कनेक्टेड है, उस प्रकार से आपको देखना है इन चीजों को। तीसरा होता है 3 वाट मीटर विधि। ठीक है, क्या होती है 3 वाट मीटर विधि। ठीक है, ये क्या होता है बैलेंसिंग और नॉन बैलेंसिंग दोनों विधियों में काम आता है। ठीक है, दोनों की ही सर्किट की पावर ये नाप देता है 3 वाट मीटर विधि। ठीक है, तो ये हमारी 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर की जो विधियां हैं, ये आपको इस चित्र देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं आता है। 1 वाट मीटर और 2 वाट मीटर की विधि जो होती है वो संतुलित लोड के लिए होती है। जो 3 वाट मीटर की विधि होती है वो संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड के जो परिपथ होता है उसकी शक्ति का मापन ये कर देता है। ठीक है, देखिए एक चीज और इसमें, अब देखिए इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है, वो होता है हमारा फेस अनुक्रम मीटर। ठीक है, क्या आता है, कला अनुक्रम मीटर आता है, एक प्रकार का एक मीटर होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चित्र देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम फेस अनुक्रम मीटर। यानी कि जो फेस होता है, जो RYB में जो हमारा अनुक्रम चलता है, उस अनुक्रम को नापता है ये। देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है एग्जाम में, कि यह जो मीटर है इसका आपको चित्र दे देगा, यह मीटर को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फेस अनुक्रम मीटर। ठीक है, ये फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस मीटर के अंदर 3 वाइंडिंग्स होती है जो 120 डिग्री कालांतर पर जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और इसमें अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसमें तीनों फेस जोड़ दिए जाते हैं। तीनों फेस जोड़ने के बाद में ये क्या है, इसके अंदर एक गोल डिस्क होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये डिस्क घूमती है, ये क्लॉकवाइज भी घूम सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है। तो इस पर के वो डिस्क पर क्या है, हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं RYB। ठीक है, तो जिस फेस पर आकर के वो रुक जाती है वो होता है R, दूसरा Y और तीसरा B होता है। तो ये बोलते हैं हम इसको फेस अनुक्रम मीटर, जो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जिसमें हम फेस का अनुक्रम ज्ञात करते हैं। अनुक्रम मतलब फेस सीक्वेंस, कौन सा फेस R है, कौन सा Y है और कौन सा B है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है पूरी तरीके से। जो चीजें मेन थी मैंने आपको इस चैप्टर में बता दी है। इस चैप्टर संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है वो मैं आपकी एक नई वीडियो बना दूंगा, जिसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, जो पुराने जो वीडियो डले हुए हैं उनको भी आप देखिए, रिविजन करते रहिए, बुक में से भी कुछ चीजें ऐसी हैं पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और आखिरी में सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। आप वीडियोस को अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन, कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करिए, जो आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर भी करिए। किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।